गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, आदाब। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जीके का पोर्शन। और जीके में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। तो भारत का कोई भी एग्जाम जो है वो भारतीय संविधान के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो भारत का संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक रहता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो चलिए भारतीय संविधान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इससे संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी अपना एग्जाम दें तो उसमें यह इम्पोर्टेंट होंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो भारत के संविधान की अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो ये किसने बनाया था? एक संविधान सभा ने बनाया था। और वो संविधान सभा जो थी उसमें बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वकीलों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए भारतीय संविधान को वकीलों की सभा भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान, संविधान होता क्या है? संविधान एक ऐसे दस्तावेज हैं, एक ऐसा कानून होता है जिसमें सभी के, जैसे जनता, नागरिक, उनके सभी अधिकारों का उसमें वर्णन होता है। सरकार क्या कर सकती है, सरकार के अधिकार क्या हैं, विधान पालिका के अधिकार, न्यायपालिका के अधिकार और नागरिकों के अधिकार। तो सभी का व्यवस्थित ढंग से, नियमित रूप से जो कानून है उनको कहा जाता है संविधान। तो भाई, भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है वो सिर्फ एक कानून नहीं है कि हम उसको केवल एक कानून कह देंगे, ऐसा नहीं है। राज्य कैसे बनेगा, नागरिक कौन होगा, अधिकार कर्तव्य क्या होंगे और सरकार कैसे चलेगी, इसका पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो पूरे का पूरा ब्लूप्रिंट है, यानी कि हर कोई किसी भी देश के अंदर कैसे काम करेगा, संस्थाएं कैसे काम करेंगी, ये सब बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लूप्रिंट यानी कि लिखा हुआ होता है। कुछ एक संविधान देशों का ऐसा हो सकता है जो अलिखित भी हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत की। भारत का जो संविधान है वो लिखित है। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक देश, अपनी खुद की विचारधारा तो होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कोई भी देश अपना संविधान बनाने के लिए दूसरे देशों से प्रेरणा लेकर के अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार उसे अपने देश में लेता है कुछ कानूनों को। तो हमने भी बहुत सारी चीजें भारतीय संविधान में स्रोत के रूप में किसी और देश से ली हैं। तो केवल राज्य कैसे बनेगा किसी देश का, नागरिक की परिभाषा क्या होगी, अधिकार क्या मिलेंगे, कर्तव्य क्या होंगे हमारे, ये सब भारत देश में रिटर्न में है। और भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। और जो भारत का संविधान है वो बनाया किसने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि भारत का संविधान किसने बनाया। तो भारत का जो संविधान है वो बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था। तो भारत का संविधान संविधान सभा ने बनाया। संविधान की कुल संरचना कितनी थी, संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, और संविधान सभा ने जो संविधान बनाया 26 नवंबर 1949, इसमें कुल कितने भाग थे? इस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे। इस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, शेड्यूल। और इस समय भारत का जो संविधान था उसमें आर्टिकल यानी कि जो इसके अंदर अनुच्छेद थे, अनुच्छेदों की संख्या थी 395। तो ये भारत का संविधान था। तो भारत का जो संविधान है वो किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। और इसमें ये सब था। तो संविधान की कुल संरचना जो है वो कौन कौन सी है, जैसा आपके सामने यहाँ पर लिखा
कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग थे? 22 भाग। कब? मूल रूप से कब? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान में 395 प्यारे विद्यार्थियों क्या थे? अनुच्छेद थे। और इसमें 12 क्या थी? अनुसूचियां थी। तो ये जो 12 अनुसूचियां हैं ये वर्तमान समय के अंदर हैं भारतीय संविधान में। उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जैसे मैंने पहले बताया, भारतीय संविधान में 26 नवंबर जब हमारा संविधान बना, तो 26 नवंबर 1949 ये जो अनुसूचियां 12 हैं, ये इस समय भारतीय संविधान में कितनी हुआ करती थी? 8 अनुसूचियां होती थी। ये 12 कैसे है? अब अनुसूचियां कितनी हैं? अब भारतीय संविधान के अंदर जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या कितनी है जी? 12 है। वर्तमान समय के अंदर तो 12 हैं अनुसूचियां, लेकिन जब हमारा संविधान बना मूल रूप से उस समय अनुसूचियों की संख्या प्यारे विद्यार्थियों 8 हुआ करती थी। तो हमारा संविधान रिटर्न में था। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये जो संख्या है ये समय समय पर क्या होता है? संशोधित होती रहती है। अब आपके सामने है कि भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ। तो भारत का संविधान लागू कब हुआ है? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। विश्व का सबसे लंबा और सबसे बड़ा जो संविधान है वो किस देश का संविधान है? भारत का है। तो देखिए, सबसे लंबा, सबसे बड़ा, ये किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान ही एक ऐसा संविधान है जिसमें 22 भाग हैं, ठीक है, और 395 मूल रूप से अनुच्छेद, और वर्तमान समय के अंदर कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। आज के समय में भारतीय संविधान में 25 भाग हो चुके हैं, और अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं तो लगभग 448 अनुच्छेद हो चुके हैं भारतीय संविधान में। और अभी वर्तमान समय में अनुसूचियां कितनी हैं? 12। पहले कितनी हुआ करती थी? 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। तो ये वर्तमान समय का जो है स्ट्रक्चर है, संरचना है संविधान की। भारत के संविधान में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि संविधान बनकर के तैयार हुआ था हमारा, बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। तो इस समय जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ तो इस समय की परिस्थितियां कुछ और थी और आज की हमारी परिस्थितियां कुछ और हैं। तो समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन होते रहते हैं, और संशोधन वाला जो भाग है भारतीय संविधान का वो है हमारा भाग नंबर 20। भाग नंबर 20 और भारतीय संविधान का आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद अनुच्छेद जो है हमारा 368, इस अनुच्छेद के अंदर साफ साफ लिखा है कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो सकता है। जब भी संविधान में कुछ भी ऐड करना हो, कुछ भी प्लस करना हो, तो भारतीय संविधान में वो चीजें प्लस की जा सकती हैं। तो इसके बाद तो भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो देखो उसके बाद हमारे भारतीय संविधान में भाग नंबर 1 की अब हम बात करते हैं कि भाग नंबर 1 जो है भारतीय संविधान का, तो उसमें क्या होगा भाग नंबर 1 में। तो भाग नंबर 1 का संबंध किससे है और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अभी आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि भारतीय संविधान का भाग नंबर 1, भाग नंबर 1 में क्या है? भाग नंबर 1 में आएगा यहाँ, भाग नंबर 1 में अनुच्छेद रहेंगे 1 से लेकर के 4 तक। भारत का संघ और भारतीय राज्यों का पूरे का पूरा विवरण भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में है। तो भाग नंबर 1 जो है, भाग नंबर 1 जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाग नंबर 1 में सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत जो है, भारतवर्ष
तो भारत के अंदर इस समय प्यारे विद्यार्थियों 28 तो अभी राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं। और अभी भारत के अंदर 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या हैं? 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है भाग नंबर 1 में। राज्य को तोड़कर यूटी बनाई जा सकती है, एक राज्य से 2 राज्य बनाए जा सकते हैं, और भारत राज्यों का एक संघ है। भारत का नाम भारत होगा या हिंदुस्तान होगा, तो ये सब लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन नहीं है। तो देखो, यूनियन क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है, ध्यान देंगे। भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। यहाँ पर क्या है, ये कहता है कि भारत के जो राज्य हैं, राज्य राज्य स्वतंत्र हैं। भारत के जो राज्य हैं वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, परंतु 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 संघ परंतु संघ से अलग नहीं हो सकते। स्वतंत्र तो हैं परंतु संघ से अलग नहीं हो सकते। ध्यान देंगे, स्वतंत्र हैं परंतु संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। संघ से अलग कभी नहीं होंगे। ये कैसे? कि देखिए, यहाँ पर हमारे भारतीय संविधान की एक अनुसूची नंबर 7 है, जिसमें सभी के विषय अलग अलग हैं। जिसमें जो राज्य सूची होती है, राज्य सूची के कुछ विषय हैं जो इस समय कितने हैं, 66 हैं। ये जो विषय हैं राज्य सूची के, इनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है ये केवल और केवल राज्य सरकारों को है। लेकिन चाहकर भी कोई भी राज्य अपने भारत देश से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि यह राज्यों का एक संघ है। अलग नहीं हो सकता। अलग कैसे? कि वह अपने आप को एक स्वतंत्र देश कभी भी घोषित नहीं कर सकता है। जैसे सोवियत संघ जो रूस था, उसके अंदर सोवियत संघ रूस जो है वो भी एक संघ हुआ करता था। उसमें भी बहुत सारे जो राज्य हैं वो हुआ करते थे, जैसे युगोस्लावाकिया है, जैसे यूक्रेन है। यूक्रेन भी रूस का एक अंग हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सोवियत संघ रूस से अलग हो गया और एक अलग देश के अस्तित्व में आ गया। लेकिन जो भारत है, भारत का कोई भी राज्य है अलग नहीं होगा। जम्मू कश्मीर जो है उसने यहाँ पर कोशिश की थी, कुछ आनाकानी की थी कि हम अलग देश बनाएंगे। वहां पर धारा 370 थी, भारत का संविधान भी उसके ऊपर लागू नहीं होता था, वो भारत का एक राज्य कहलाता था। लेकिन समय समय पर वहां पर आंदोलन होते थे कि वह अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद नंबर 3 के तहत भारत सरकार ने धारा 370 तोड़ दी और जम्मू कश्मीर को भारत में एक यूटी बना दिया। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य भी नहीं रहा। तो भारत में जो राज्य हैं उनके अपने अलग से विषय हैं। राज्य के बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, वो राज्य सरकार को नहीं होता। जैसे रक्षा के मामले, जैसे संचार के मामले। उसके बाद भारत फेडरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? फेडरेशन में क्या होता है कि जैसे देखिएगा, जैसे कि ये एक देश है, इस देश में ये छोटे छोटे ये क्या हैं, राज्य हैं। जैसे कि यूएस, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो है वो एक फेडरेशन है। यहाँ पर ये जो स्टेट हैं, राज्य हैं, इनकी जो नागरिकता है, राज्यों की जो नागरिकता है यूएसए में, ये देश की नागरिकता से अलग है। कैसे है? देश की नागरिकता से अलग है। यानी कि यूएस के जो नागरिक हैं उनके पास कैसी नागरिकता है? डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है इनके पास, दोहरी। राज्यों की अलग से है और ये जो अमेरिका की है ये अलग से है।
यहाँ पर ये जो राज्य हैं ये एक टेरिटरी से यानी कि एक संधि से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? एक संधि से एक दूसरे के साथ यह जुड़े हुए हैं। जैसे ही ये संधि टूटेगी, जैसे ही ये जो संधि है टूट जाएगी, ये राज्य कैसे हो सकते हैं? संधि तोड़कर यह हो सकते हैं अलग अलग, संधि तोड़कर अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार का जो फेडरेशन होता है ये उन देशों में कामयाब होता है जहां पर नागरिक अधिक पढ़े लिखे होते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका के अंदर जो है वो 50 राज्य है और उनकी नागरिकता अलग है और यूएस की नागरिकता अलग है। एक संधि के तहत वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड यहाँ पर इनके साथ जुड़े हुए हैं, अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ। वो जब भी चाहें यहाँ से अलग हो सकते हैं। यूनियन नहीं है, फेडरेशन है। तो हम जो हैं वो क्या हैं? यूनियन है। हमारे राज्य चाहकर भी जो हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो राज्य सरकारें होती हैं, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो वो किसके अधीन आ जाती हैं? केंद्र के अधीन आ जाते हैं। और कई बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इसके अलावा जो हमारा अनुच्छेद नंबर 1 है, अब ये जैसा कि ये है, ये आपके सामने है, ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए हिडन फैक्ट क्या है? अमेरिका में फेडरेशन है, राज्य मजबूत हैं। भारत में यूनियन है, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद एक चीज यहाँ पर हम और ऐड करेंगे कि भारत का जो नाम है भारत, इंडिया, दैट इज भारत, भारत ही इंडिया है, भारत ही इंडिया है, भारत ही इंडिया है। तो भारत ही इंडिया है। तो भारत का जो नाम है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो इंडिया है, भारत है, भारत का नाम, भारत का नाम भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 1 है। जब संविधान सभा बन रही थी तो सबसे पहला डिस्कशन हुआ था भारत के नाम के ऊपर। तो भारत का जो नाम है वो इंडिया होगा या फिर भारत होगा या हिंदुस्तान। तो कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया नाम होगा और कुछ ने कहा कि भारत नाम होगा। लेकिन बाद में जो सहमति है वो किसके ऊपर बनी? वो बनी इंडिया, दैट इज भारत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फालतू का है, टाइम वेस्ट होने वाली बात है, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। तो यह भी अनुच्छेद नंबर 1 में है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारा अनुच्छेद नंबर 2। तो अनुच्छेद नंबर जो हमारा 2 है, सेकंड है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? तो देखिए अनुच्छेद नंबर 2 को आप ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश। कौन से नए राज्यों का प्रवेश? कौन से नए राज्यों का? देखो जो भारत से बाहर के राज्य हैं, ध्यान देंगे कि भारत से बाहर, जो भारत की सीमा से बाहर हैं, भारत से बाहर के, भारत से बाहर के जो राज्य होते हैं, भारत से बाहर की भूमि, जो भारत से बाहर के राज्य हैं, अगर उनको भारत के अंदर शामिल करना है तो उसको शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो किसमें लिखी है? अनुच्छेद नंबर 2 में लिखी है। तो भारत की जो संसद है वो अनुच्छेद नंबर 2 के प्रोसीजर से संशोधन करके भारतीय संविधान में, मैंने बताया था संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है? 368। तो हमारी जो संसद है वो साधारण बहुमत पास करके किसी भी बाहर के राज्य को भारत में शामिल करने का फैसला ले सकती है या भारत की किसी भूमि को दूसरे राज्य को दे सकती है, भूमि का लेन देन कर सकती है। जैसे कि भूमि का लेन देन किया था, 100वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था? 100वां संविधान संशोधन हुआ था एक भारतीय संविधान में, जो कि हुआ था 2015 के अंदर हुआ था। इसमें क्या हुआ था? भारत बांग्लादेश भूमि का हस्तांतरण हुआ था। भारत
बांग्लादेश। जो भारत बांग्लादेश भूमि है इसका हस्तांतरण हुआ था तो कौन से संविधान संशोधन से? 100वां। और कौन से अनुच्छेद की प्रक्रिया से? अनुच्छेद नंबर 2। अब जैसे सिक्किम था, सिक्किम सिक्किम भारत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। सिक्किम को 1975 1975 के अंदर जो हमारा स्टेट है, राज्य है सिक्किम, तो सिक्किम को भारत के अंदर शामिल किया गया था, भारत का हिस्सा नहीं था। तो जैसा कि आपको पता है कि जो चाइना है, चाइना के नजदीक है सिक्किम भी और तिब्बत भी। तो जैसे ही चाइना ने तिब्बत पर अटैक करके तिब्बत पर अपना अधिकार किया तो उसी समय जो सिक्किम है, सिक्किम के राजा ने भारत से, उस समय इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, उनसे आग्रह किया कि हमें भारत में मिला लीजिए। तो पहले तो सिक्किम 1 साल तक भारत का सह राज्य रहा, अधीन रहा 1 साल तक। और फिर 1 साल के बाद सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत का अंग बना दिया गया संशोधन करके। तो कौन से अनुच्छेद से? अनुच्छेद नंबर 2 की प्रक्रिया से संशोधन करके। ठीक वैसे ही जैसे 100वां संविधान संशोधन हुआ था बांग्लादेश वाला, तो यहाँ पर 34वां संविधान संशोधन हुआ था सिक्किम से संबंधित। कौन सा हुआ था? पहले 34वां हुआ था और फिर हुआ था 35वां। 34वें संविधान संशोधन में सह राज्य बनाया था और 35वें में पूर्ण रूप से राज्य बनाया गया था सिक्किम को। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, डिटेल के साथ। कोई भी आपकी परीक्षा हो, एचपीएससी की परीक्षाएं हो, एसएससी की परीक्षाएं हो, आपकी कोई भी परीक्षा, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपका रहने वाला है। उसके बाद फिर हम आगे आ जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3, संसद को अधिकार है। अनुच्छेद नंबर जो 3 है हमारा, ये कहता है कि संसद को अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो भारत की संसद है, भारत की संसद, वो कभी भी किसी भी समय, भारत की संसद को पूरा राइट है कभी भी, कभी भी भारत की सीमा में, भारत की सीमा के अंदर, तो भारत के अंदर यह है, भारत की सीमा के अंदर, तो कभी भी भारत की सीमा के अंदर यह परिवर्तन कर सकती है। भारत की सीमा में कभी भी इनको परिवर्तन का जो है अधिकार है, ऐसा सरकार कर सकती है। संसद को अधिकार है। संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है और कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये आपकी संसद है। एक राज्य से 2 राज्य बना सकती है भारत की संसद, और किसी राज्य को तोड़कर यूटी भी बना सकती है। जैसे मैंने पहले ही आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था, जैसे कि हमारा एक राज्य होता था जम्मू एंड कश्मीर, पहले 29 स्टेट होते थे, तो जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर को 5 अगस्त, तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना दिया, राज्य से क्या बना दिया है? यूटी बना दिया है। कौन से अनुच्छेद की प्रक्रिया से? अनुच्छेद नंबर 3 की प्रक्रिया से। उसके अलावा काफी सारे राज्य, जैसे भाषा के नाम पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के नाम पर, तो भाषा के नाम पर पहला राज्य भारत के अंदर बना था 1953 के अंदर। कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश एक राज्य बना था। कौन से राज्य से? तमिलनाडु से बना था। आंध्र प्रदेश जो राज्य बना था वो कौन से राज्य से अलग हुआ था? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से यह राज्य जो है अलग हुआ था। तो ये जो राज्य अलग करना है, कि एक राज्य से 2 राज्य बनाने का जो अधिकार है, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 3 के द्वारा ये बनाया जाता है। एक राज्य से दूसरा राज्य सरकार साधारण संशोधन से कभी भी यह निर्णय ले सकती है, संसद कभी भी यह निर्णय ले सकती है। ऐसी प्रक्रिया हमारे भारतीय संविधान में लिखी है। नया राज्य बनाने का अधिकार ये आ गया।
नया राज्य बनाने का अधिकार, राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार, राज्यों के नाम बदलने का अधिकार। जैसे उत्तरांचल से कौन सा राज्य बनाया? उत्तराखंड। कौन सा बनाया जी? उत्तराखंड। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो जनता की सहमति जरूरी नहीं है। अनुच्छेद नंबर 3 में साफ साफ ये चीजें लिखी हुई हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरे का पूरा आपका अनुच्छेद नंबर 3 जो मैंने बताया। अब देखो, कोई भी नया राज्य बनाने का अधिकार है, राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार है, राज्यों के नाम बदलने का भी जो है वो अधिकार है। ये सब किस में आ जाता है? अनुच्छेद नंबर 3 में आता है। इसमें जनता की जो सहमति है वो लेनी आवश्यक नहीं है, केवल राज्य विधानसभा की राय ली जाती है। राय ले सकते हैं लेकिन मानना आवश्यक नहीं है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद नंबर 3। जम्मू एंड कश्मीर में जनता की कोई राय नहीं ली गई थी कि आपको यूटी बना दिया जाए या नहीं। राय ले भी सकती है सरकार, अगर वहां पर राजी ना हो वहां की जनता, अगर वहां की जनता राजी ना हो तो भी जो है सरकार कभी भी यह निर्णय ले सकती है। आपके सामने यहाँ मैंने आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया था, जैसे उत्तरांचल, उत्तरांचल से क्या बना? उत्तराखंड। ठीक है, उड़ीसा से ओडिशा, नाम बदल दिया गया उड़ीसा से। अब उड़ीसा का जो नाम है, नाम वो क्या है? ओडिशा। उत्तरांचल का जो नाम बदला वो क्या है? अब उत्तराखंड है। लद्दाख जो है अब क्या है? राज्य नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आएगा अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 जो है ये भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 2 और 3 से जुड़े कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया बताता है। अनुच्छेद नंबर तो जो हमारा अनुच्छेद नंबर 2 है, ध्यान देंगे यहाँ पर, अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद नंबर 4 क्या है? जो भी हमने अनुच्छेद नंबर 2 में पढ़ा, अनुच्छेद नंबर 3 इससे जुड़े कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया को बताता है। जैसे राज्य पुनर्गठन संसद करती है, राष्ट्रपति नहीं करेगा। तो एग्जाम पॉइंट क्या है कि राज्य पुनर्गठन किसके द्वारा? संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। तो 2 और 3 में जुड़े कानूनों में संशोधन की जो प्रक्रिया है, कई बार साधारण प्रक्रिया होती है, राज्य की सलाह लेनी है या नहीं लेनी है, बाहरी राज्य कौन से हैं, आंतरिक राज्यों में परिवर्तन क्या है। तो भाई 2 और 3 से जुड़े कानूनों में संशोधन की जो प्रक्रिया है, कैसे कैसे संशोधन इन प्रक्रियाओं के अंदर हो सकता है, ये बताता है अनुच्छेद नंबर 4। तो ये आपका भाग नंबर 1 हमने यहाँ पर पूर्ण किया, भाग नंबर 1 को। तो उसके बाद फिर आता है भाग नंबर 2। कौन सा आ जाएगा? भाग नंबर 2 आ जाएगा। तो जो हमारा भारतीय संविधान का यहाँ पर भाग नंबर 2 है, तो भाग नंबर 2 में यहाँ प्रक्रिया देखिए आप किसकी आएगी? भाग नंबर 2 में नागरिकता की आएगी। तो कब, किस समय भारत के लोगों को नागरिकता का प्रावधान करना है, नागरिकता देनी है, तो वो सारे का सारा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद नंबर 5 से अनुच्छेद नंबर 11 तक कौन सा टॉपिक आता है? भारत की नागरिकता। तो भारत का नागरिक कौन होगा? जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारतीय हो, जो लंबे समय से भारत में रह रहा हो। कितने लंबे समय से? अब इन सब के लिए कानून है भारत में कि 7 साल से पंजीकरण होगा, 10 साल देशीयकरण होगा, 6 महीने का समय क्या था वो सब हम पढ़ेंगे अभी। तो भारत में जन्मा हो, जिसके माता पिता भारतीय हो, जो लंबे समय में भारत में रह रहा हो, तो नागरिकता जो होती है कैसे खत्म हो सकती है, कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, धोखे से नागरिकता अगर किसी ने ली है तो वो कैसे समाप्त होगी। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता छोड़कर कनाडा की अगर नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता कैसे खत्म हो जाएगी। तो ये पूरे का पूरा जो है
हम यहाँ जिक्र करेंगे नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। डुअल सिटीजनशिप नहीं है। व्हाट इज डुअल? तो डुअल का मीनिंग हो जाता है दोहरी। डुअल यानी कि दोहरी। डुअल का मीनिंग होता है दोहरी, दोहरी नागरिकता। जैसा कि हमने भाग नंबर 1 में पढ़ा था कि दोहरी नागरिकता जो है वो नहीं आएगी। दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। ये आपका इंडिया है, भारत है। ये भारत के 28 राज्य हैं, यही भारत है। और भारत में कैसी नागरिकता है? एकल। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, दोहरी नहीं है। दोहरी नागरिकता यूएसए में है कि राज्यों की अलग होती है और देश की अलग होती है। तो भाई दोहरी नागरिकता यहाँ पर नहीं होगी। अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे अभी। ये हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर नागरिकता से संबंधित विस्तृत नियम। नागरिकता का अधिनियम 1955। तो देखो, सबसे पहले नागरिकता का जो अधिनियम है वो कौन सा? 1955 का एक्ट, या CAA हम इसको कह सकते हैं। CAA, CAA सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? इसकी विशेषताएं थी कि जिस भी व्यक्ति का जन्म, जिस व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ है, जिस व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ, भारत में हुआ 1950 तक, 1950 तक, तो वो सभी क्या हैं? भारत के नागरिक हैं। अब आपको पता है 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से पहले भी जिनका जन्म हुआ वो भी भारत के नागरिक हैं। 15 अगस्त 1947 को आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान ये अलग अलग हो गए। कौन कौन अलग हो गए? भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान से दोबारा भारत में वापस आए, तो उनको भारत के अंदर 6 महीने रहने के बाद जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी। किस आधार पर दे दी? जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी, क्योंकि ये रूल था कि जिनका भी जन्म भारत के अंदर हुआ था 15 अगस्त 1947 से पहले और 26 जनवरी 1950 के बाद 1986 तक लगभग हमारे यहाँ नागरिकता का जन्म का आधार रहा। 1955 में जन्म के आधार पर नागरिकता की समय सीमा केवल और केवल कितनी हुआ करती थी? 6 महीने हुआ करती थी। अगर क्वेश्चन पूछे तो कितनी होती थी? 6 महीने हुआ करती थी। उसके बाद अब हम भाग नंबर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा चल रहा है, ध्यान देंगे कौन सा भाग चल रहा है हमारा? भाग नंबर 2 हमारा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो भाग नंबर 2 जो है अनुच्छेद नंबर 5 से कहाँ तक है? 11 तक है। तो अब आप ध्यान देंगे अनुच्छेद नंबर 5 में क्या है? नागरिकता प्राप्त करने की विधियां क्या है भाई? नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, नागरिकता प्राप्त करने की, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं अनुच्छेद नंबर 5 में कि नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। कितनी विधियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितनी विधियां हैं भाई? 5 विधियां हैं। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं।
पहली जो विधि है जो 1955 में हमने पढ़ी, पहली विधि कौन सी? बाय बर्थ, जन्म का आधार। जन्म का आधार क्या कहता था? कि जिसका भी जन्म भारत में हुआ हो वो भारत का नागरिक है। भारत में हुआ हो जिसका जन्म, ठीक है, भारत की भूमि पर। कब तक ये रूल रहा? 1986 तक, 1986 तक भारत में जन्म का आधार होता था नागरिकता प्राप्त करने का। यहाँ पर अगर कोई विदेशी भी भारत के अंदर आता था घूमने फिरने के लिए, उसको भी जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो 1955 के नियम के अनुसार 1986 तक भारत में जिस किसी का भी जन्म, विदेशी हो भले ही, जिसका भी जन्म भारत की भूमि में होता था तो उसको नागरिकता दे दी जाती थी जन्म के आधार पर। यह रूल भारत में कब तक रहा? 1986 तक रहा। उसके बाद मैंने 5 विधियों की बात की है अनुच्छेद नंबर 5 में। दूसरी जो विधि है वो है बाय डिसेंट, यानी कि वंश का आधार। बाय डिसेंट, वंश का आधार। 1986 में कहा गया कि अगर, कि भाई ये तो गलत बात है, जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर बच्चे का जो पिता है, अगर बच्चे का पिता अगर भारतीय है, बच्चे का पिता अगर भारतीय है तो ही बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। माता भले ही विदेशी हो, अब कोई भी भारत में आएगा, बच्चा पैदा करेगा, वह भारत का नागरिक नहीं होगा। बच्चे का पिता भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे ही वंश के आधार पर, रक्त के आधार पर भारत की नागरिकता जो है वो प्रदान की जाएगी। ये वंश का आधार था। कब शुरू हुआ? 1986, यानी कि जन्म के आधार को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया? 1986। और दूसरा आया कौन सा? वंश का आधार। ध्यान रहे यहां पर भी केवल राइट किसको है? पिता को है। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर, तीसरी जो विधि है वंश के बाद, वो कौन सी थी? देशीयकरण। कौन सी विधि? देशीयकरण। देशीयकरण बाय नेचुरलाइजेशन। देशीयकरण में कहा कि जो भी व्यक्ति भारत में आया हुआ है, जो व्यक्ति भारत में नौकरी कर रहा है, भारत सरकार के अंडर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, भारत सरकार ने इनविटेशन दे रखा है उसको जॉब का, रूल्स के तहत, नॉर्म्स के तहत, जो भारत में नौकरी करता है, नौकरी करता है भारत में, या कोई खिलाड़ी है या कोई कलाकार है, और भारत में वह लगातार कितने सालों से रह रहा है? 10 साल। 10 साल से अगर कोई रह रहा है और उसको 8वीं अनुसूची में, जो हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में है भाई 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। इन 22 भाषाओं में से उसको एक भाषा का ज्ञान है, एक भाषा का ज्ञान अगर है तो उसको भारत में 10 साल रहने से भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। यह है देशीयकरण। ठीक है जी, यानी कि जो लगातार भारत में रह रहा है, भारत सरकार के अंदर नौकरी कर रहा है, 10 साल से रह रहा है, और 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक भाषा का उसको अगर ज्ञान है तो वह भारत का नागरिक, भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, उसको देशीयकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी। अभी मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताई थी 1986 में पिता, तो इसी में ही है कि 1992 में ये कहा गया कि जो माता है, माता अगर भारतीय है, ये लाइन फिर आई 1992 में कि माता पिता दोनों में से अगर एक भारतीय है, माता और पिता दोनों में से, माता और पिता दोनों में से अगर एक इंडियन है, एक भारतीय अगर है, तो उसको भी भारत की जो नागरिकता है वो मिल जाएगी। ऐसा यहाँ पर कहा गया कि
जो 1986 था उसमें केवल पिता को मान्यता थी कि पिता भारतीय हो, लेकिन भारत के अंदर समानता का अधिकार है, महिलाएं और पुरुष दोनों ही समान हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1992 में कि भाई अगर माता भारतीय है और पिता विदेशी है तो भी बच्चों को भारत की नागरिकता जो है वो प्रदान कर दी जाएगी। जैसे प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स जो हैं वो विदेशी हैं और प्रियंका चोपड़ा जो है वो भारतीय हैं, तो उनकी बेटी को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है 18 साल की होने के बाद। वो डिसाइड करेंगी कि उनको भारत की नागरिकता लेनी है या फिर दूसरे अन्य देश की नागरिकता लेनी है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे नागरिकता की विधियों की। अब जो नागरिकता की विधियां हैं, देशीयकरण तक हमने कहा, तो अगली जो विधि है हमारी, 5 विधियों की हमने बात की थी अनुच्छेद नंबर 5 में। अब ये आ जाता है हमारा बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण। तो ये चौथी नंबर की विधि है, पंजीकरण। अब जो पंजीकरण है बाय रजिस्ट्रेशन, तो पंजीकरण के अंदर क्या आता है कि अगर कोई विदेशी, अगर कोई विदेशी अगर कोई भी विदेशी लड़के या लड़कियां, अगर कोई भी विदेशी लड़के या लड़कियां, अगर कोई भी विदेशी लड़के या विदेशी लड़कियां जो हैं, विदेशी लड़के और विदेशी लड़कियां भारतीयों से विवाह करें, लड़कों से लड़कियों से भारतीयों से विवाह करें और विवाह करने के बाद विवाह करें और विवाह करने के बाद यहाँ पर लगभग 7 साल रहें, तो भारत में 7 साल रहने के बाद उनको पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो पंजीकरण की भारत की जो नागरिकता है, पंजीकरण की, तो वो नागरिकता पंजीकरण की भारत की, उसकी समय सीमा कितनी है? 6 महीने, 10 साल, 7 साल, कितनी होगी? 7 साल होगी। तो 5वां जो प्रकार है उसको हम कह देंगे अर्जित नागरिकता। इसको हम कह देंगे अर्जित नागरिकता। अभी अभी हमने भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 पढ़ा था और उसमें अनुच्छेद हमने पढ़ा था अनुच्छेद नंबर 2। अर्जित नागरिकता क्या होती है? कोई भी विदेशी राज्य है, ऐसा कोई टुकड़ा जो भारत का हिस्सा नहीं है, विदेशी राज्य का हिस्सा, अगर कोई भी विदेशी राज्य का हिस्सा भारत में मिला लिया जाए, अगर कोई भी विदेशी राज्य का हिस्सा जो है वो भारत में मिलाया जाए, अगर कोई भी विदेशी राज्य का हिस्सा भारत में मिलाया जाए, भारत में मिलाया जाए, तो उसे कहा जाता है, भारत के अंदर मिलाया जाए तो उसे भारत के अंदर मिला लिया जाए, तो जिस राज्य को मिलाया गया है उस राज्य के सभी नागरिक, उस राज्य के सभी नागरिक, भारत के उस राज्य के सभी नागरिक, तो भाई उस राज्य के सभी नागरिक भारत के नागरिक कहलाएंगे। उसी दिन से, जिस दिन मिलाया गया है उसी दिन से वह भारत के नागरिक कहलाएंगे, उसी दिन से वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, उसी दिन से। तो ये है अर्जित नागरिकता। जैसे मैंने बात की थी भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर जो 2 था, उसमें हमने बात की थी कि जैसे 1975 में भारत के अंदर मिलाया गया था सिक्किम राज्य को, सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, विदेशी भूमि थी सिक्किम, तो जिस दिन मिलाया गया सिक्किम को उसी दिन से सिक्किम के जो नागरिक हैं उन सब को कैसी नागरिकता मिल गई? भारत की नागरिकता मिल गई। उसी दिन से इन सबको भारत की जो है वो नागरिकता मिल गई। ठीक है जी, उसी दिन से। तो यह होती है अर्जित नागरिकता। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है।
जैसे ही किसी भी विदेशी भूमि को भारत के अंदर मिलाया जाता है तो तभी से ही जो है वो उस राज्य जिसको मिलाया गया है विदेशी भूमि को, तो वहां के जो नागरिक हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये हमारे जो नागरिकता थी। नागरिकता के अगर हम अनुच्छेदों की बात करें यहाँ पर, तो अभी आप ध्यान देंगे, नागरिकता अभी पूरा नहीं हुआ, तो नागरिकता के अनुच्छेदों की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो नागरिकता के अनुच्छेद पांच में विधियां थी, फिर है अनुच्छेद नंबर 6, फिर है अनुच्छेद नंबर 7, अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 10 और अनुच्छेद नंबर 11। तो जैसे कि आपने देखा कि भारतीय संविधान जो है उसका भाग नंबर 2 नागरिकता जो है हमारा, उसमें ये सारे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर के 11 तक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में डिटेल से। तो अनुच्छेद नंबर 6 में क्या था? अनुच्छेद नंबर 6 के अंदर था कि जो लोग जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ 15 अगस्त 1947 को, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, जब दो हिस्सों में बांट दिया, तो पाकिस्तान से जो लोग पाकिस्तान से भारत आए भारत आए उनको भारत के अंदर 6 महीने रहने के बाद जन्म के आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पर उनको क्या दे दी भाई? नागरिकता। तो जो अनुच्छेद नंबर 6 है उसमें कहा गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, देखिए 15 अगस्त 1947 को दो हिस्सों में भारत का बंटवारा हो गया और 19 जुलाई 1948 लास्ट डेट रखी थी कि भाई उधर से पाकिस्तान की साइड से जो लोग इंडिया में आना चाहते हैं वो यहाँ रह सकते हैं, और भारत से जाकर के जिसको पाकिस्तान जाना है वो वहां जाकर के रह सकते हैं। तो आवाजाही जब ये चल रही थी, जो लोग पाकिस्तान की तरफ से भारत में आए तो उनको भारत में जन्म के आधार पर 6 महीने रहने के बाद भारत की नागरिकता दे दी। किस आधार पर? जन्म, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले ही तो उनका जन्म हुआ था। भारत तो 15 अगस्त 1947 को अलग हुआ है पाकिस्तान से, ठीक है जी। तो पहले दोनों एक ही थे, तो अनुच्छेद नंबर 6 तो उनके लिए था। अनुच्छेद नंबर 7 पाकिस्तान से, ध्यान देना है इस पर, पाकिस्तान से पुनः, पुनः मतलब दोबारा, पाकिस्तान से दोबारा 1950 के बाद तक बाद तक भारत आए भारत आए लोगों को नागरिकता, भारत आए लोगों को नागरिकता। अब जो लोग 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान चले गए थे, यहां से कहां चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे। भारत से कहां पर चले गए थे? पाकिस्तान चले गए थे 15 अगस्त 1947 को। लेकिन वहां पर 2 साल, 3 साल, 4 साल रहने के बाद उनका मन नहीं लगा या उनको टॉर्चर किया गया, उनको अपनाया नहीं गया, वो दोबारा से वापस आ गए भारत। तो फिर भारत में 6 महीने रहने के बाद उनको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी और ये कहा कि कोई बात नहीं, उनका जन्म भारत में हुआ था तो वो यहाँ पर रह जाएं। उसके बाद फिर उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई 6 महीने रहने के बाद। किस आधार पर भाई? जन्म के आधार पर, क्योंकि उनका जन्म हुआ था भारत में। उसके बाद फिर है अनुच्छेद नंबर 8। तो अनुच्छेद नंबर 8 जो है, अनुच्छेद नंबर 8, तो अनुच्छेद नंबर 8 में क्या है? विदेशों में विदेशों में रह रहे विदेशों में रह रहे भारतीयों विदेशों में रह रहे भारतीयों को
वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के बाय डिसेंट, वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान, वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। तो अनुच्छेद नंबर 8 जो है ये कहता है कि जो भी भारत के लोग विदेशों के अंदर रह रहे हैं, जो भी भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वहां पर उनको रक्त के आधार पर यानी कि वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। माता या पिता अगर दोनों में से एक भारतीय है तो अनुच्छेद नंबर 8 के तहत उनके जो बच्चे हैं वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो वंश के आधार पर नागरिकता का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 8 है। अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 9 में प्यारे विद्यार्थियों क्या है? अनुच्छेद नंबर 9 में है कि भाई अन्य देश की नागरिकता लेने पर अन्य अन्य देश जो है, अन्य देश की नागरिकता, अन्य देश की नागरिकता लेने पर, अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की स्वतः समाप्त, भारत की स्वतः समाप्त, भारत की स्वतः समाप्त। तो अनुच्छेद नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है कि भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। कब? उस समय समाप्त हो जाएगी अनुच्छेद नंबर 9 के तहत जब कोई भी भारतीय अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेगा तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, एक समय पर आप दो देशों की नागरिकता को नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है इच्छा से तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद नंबर 9 यहाँ पर बताता है कि नागरिकता समाप्त होने की जो पहली विधि है उसका यहाँ पर जिक्र हुआ है, जब वो अपने आप समाप्त हो जाएगी नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 10, अगर किसी ने भी देशद्रोह किया है, अगर कोई भारत का नागरिक है और वो क्या करता है? देशद्रोह। इसके अलावा धोखे से अगर भारत की नागरिकता ली है किसी ने, कैसे ली है? धोखे से, धोखे से भारत की नागरिकता ग्रहण की हो। अब दो बातें हैं यहाँ पर जो है नागरिकता, यहाँ पर धोखे से नागरिकता अगर किसी ने हासिल की है और धोखे का यहाँ पर पता चल गया तो यहाँ पर जो दी हुई नागरिकता है वो सरकार क्या कर देगी? बर्खास्त। क्या कर देगी? बर्खास्त कर देगी। अगर कोई भी विदेशी है वो भारत में 7 साल नहीं रहा, फर्जी डॉक्यूमेंट के तहत उसने नागरिकता ले ली और उसका खुलासा हो गया तो फिर 420 का केस उसके ऊपर होते हुए धोखे से ली गई जो उसकी नागरिकता है उसको सरकार बर्खास्त कर देगी कि भागो यहाँ से, हम तुम्हें नागरिकता नहीं देंगे। वो छीन लेती है, दी हुई नागरिकता को बर्खास्त कर देती है। अब एक होता है देशद्रोह। देशद्रोह, अगर भारत का ही कोई नागरिक अपने ही देश के खिलाफ कोई गलत काम करे, अपनी सेना की इंफॉर्मेशन, सूचना दुश्मन देश को दे या फिर भारत में रहकर भारत का ही विरोध करे तो यहाँ पर उसके ऊपर लग जाएगा देशद्रोह, या सीमा पार से आतंकियों को भारत के अंदर घुसने में मदद करे या फिर स्मगलिंग इत्यादि करवाए, भारत के खिलाफ, भारत की गरिमा के खिलाफ वह कोई भी कदम उठाए तो उसके ऊपर देशद्रोह लगेगा और देशद्रोह के तहत भारत की जो सरकार है उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। तो उसकी नागरिकता क्या की जाती है? देशद्रोह के अनुसार समाप्त की जा सकती है। यानी कि नागरिकता समाप्त होने की कितनी विधियां हैं? यहाँ पर 3। एक तो देशद्रोह के आधार पर समाप्त होगी, धोखे से ग्रहण की है तब बर्खास्त हो जाएगी, और एक अपनी इच्छा से नागरिकता ग्रहण कर ली अगर दूसरे देश की तो भी समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं अंतिम अनुच्छेद पर, अनुच्छेद नंबर 11।
तो अनुच्छेद नंबर 11 जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि संसद भारतीय भारतीय संसद भारतीय संसद पूर्ण रूप से भारतीय संसद पूर्ण रूप से भारतीय संसद पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारतीय संसद पूर्ण रूप से स्वतंत्र है क्या करने के लिए? नागरिकता कानूनों को लागू करने के लिए। नागरिकता के जो कानून हैं उनको लागू करने के लिए, लागू करने के लिए। यानी कि किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है, संसद का। संसद में किसका हो गया? सरकार का। संसद में किसका? सरकार। और सरकार में कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय भाई? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। तो ये होगा अनुच्छेद नंबर 11 में साफ साफ लिखा है कि नागरिकता संबंधी कानूनों को लागू करने का अधिकार या नागरिकता संबंधी संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को है, भारत की सरकार को है। और सरकार में कौन से मंत्रालय को है? गृह मंत्रालय को है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के हमने 2 भाग यहाँ इस कक्षा के अंदर अभी तक कंप्लीट किए हैं। तो आगे चलते हैं भाग नंबर 3 की तरफ। तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 3। तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 3 अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो अब हम बढ़ेंगे। तो 2 भाग अभी तक हमारे कंप्लीट हुए हैं। तो अभी है हमारा भारतीय संविधान का भाग नंबर 3। तो जो भाग नंबर 3 है, भाग नंबर 3 अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक है। कहाँ है? अनुच्छेद नंबर 12 से अनुच्छेद नंबर 35 तक आता है, जिसमें है हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो 2 प्रकार के अधिकार होते हैं, एक होते हैं सामान्य अधिकार और दूसरे होते हैं असामान्य अधिकार। सामान्य अधिकार तो हम विदेशियों को भी दे देते हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल और केवल किसी विशेष विशिष्ट देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था या हम पुराने समय से कभी मुगलों के किसी के गुलाम थे हम, उसके बाद ब्रिटिश का हमारे ऊपर शासन था, तो हमें किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं था। अधिकार तो थे ही नहीं उस समय हमारे पास। लेकिन जब भारत का संविधान बना तो उस समय भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को भारतीय नागरिकों को दिया।
जिनको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो जो मौलिक अधिकार है इन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो आगे जाकर के बात करेंगे कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, कौन से अनुच्छेद को कहा जाता है। तो देखो, तो प्रमुख मौलिक अधिकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो मौलिक अधिकारों की अगर मैं यहाँ पर बात करूं पहले, तो देखो, सबसे पहले भारतीय संविधान हमारा, जैसे कि मैंने बार बार बताया कि भारतीय संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को। और इस समय प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे। कितने मौलिक अधिकार होते थे? 7। अब ये जो 7वें नंबर का फंडामेंटल राइट था, इसको 44 अमेंडमेंट से, यानी कि 44वां संशोधन हुआ भारतीय संविधान में, जो कि हुआ था 1978 में। तो 7वां जो मौलिक अधिकार था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 से इसको फंडामेंटल राइट की श्रेणी से बाहर कर दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। अब यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है। कैसा रह गया है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार है। अच्छा, क्या नाम था इसका? आप पूछेंगे कि नाम तो बताइए। तो देखिए, जो 7वें नंबर का फंडामेंटल राइट था ये हुआ करता था प्रॉपर्टी राइट। कौन सा होता था? प्रॉपर्टी राइट, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 ए में हुआ करता था, छेद नंबर 31 ए में। अब क्योंकि इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया है और इसको कैसा बना दिया है? कानूनी अधिकार, तो अब यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अब इसका जो अनुच्छेद है वो है हमारे पास अनुच्छेद नंबर 300 ए, यानी कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है और 300 ए में है। यानी कि हमारे पास अभी कितने मौलिक अधिकार रह गए? 6। तो जब कभी हमें पूछे कि मूल रूप से हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे, तो मूल रूप से कितने हुआ करते थे? 7 होते थे। लेकिन अभी कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे पास? केवल 6। तो पहले मौलिक अधिकार था हमारा प्रॉपर्टी राइट, अब कैसा है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार कैसे? कि अब प्रॉपर्टी तो हमारी है लेकिन हम अपनी प्रॉपर्टी का प्रयोग अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते हैं। हमें कानून के दायरे के अंदर रहकर ही प्रॉपर्टी का प्रयोग करना होगा। हम अपनी प्रॉपर्टी पर कोई बिल्डिंग का निर्माण करना चाहते हैं तो वह नॉर्म्स के तहत होगा, वह कानून के अनुसार ही होगा। उसके बाद तो आगे हम बढ़ सकते हैं। प्रमुख मौलिक अधिकार। तो देखिए, हमारे जो प्रमुख मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में वो केवल 6 हैं जिनका मैंने जिक्र बताया था। पहला कौन सा है? राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 14 से 18 समानता का अधिकार है। भारत के अंदर हम रह रहे हैं तो हम सब समान हैं, लिंग के आधार पर, वंश के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार है हम सभी। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक हम सब कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी हमारा शारीरिक, मानसिक या कार्यरत जो शोषण है वो कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम चाहें
कोई भी धर्म अपनाएं तो हमारा भारतीय संविधान हमें पूरी इजाजत देता है कि हम अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हैं। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 29 to 30। तो सभी आप देख रहे हैं डिटेल से हैं, डिटेल से बात करेंगे अभी हम इन पर। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, इन्होंने कहा था कि जो मौलिक अधिकार हैं ये संविधान की आत्मा कहा था। किसे कहा था? अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद नंबर 32 जो है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मौलिक अधिकार को कहा कि संविधान की आत्मा। अब आगे देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 21 ए। तो अब आ जाते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की तरफ। ठीक है, मौलिक अधिकार। अब देखिएगा, अब जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार था हमारा, वो कौन सा था? समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। सबसे पहले था समानता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक था? 14 से 18। तो इसमें कौन कौन सी समानता थी? तो देखो, अनुच्छेद नंबर जो 14 है, इसमें कैसी समानता है? कानून की समानता। कैसी है? कानून की। कानून की समानता। अनुच्छेद नंबर 15 में क्या है? जाति की समानता। जाति की समानता। अनुच्छेद नंबर 16 जो है, इसमें क्या है? सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। अनुच्छेद नंबर जो 17 है, उसमें क्या है? अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है, अनटचिंग रूल। अस्पृश्यता, अनटचिंग या छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। एक दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है। उसके बाद फिर आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 18। तो अनुच्छेद नंबर 18 में काफी प्रकार की उपाधियों का अंत है। कौन सी उपाधियों का? उन उपाधियों का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने चापलूस लोगों को दी हुई थी। तो संविधान ने कहा कि सरकार की तरफ से अब यह उपाधियां नहीं दी जाएंगी किसी को भी, जैसे नवाब, राजा, ठीक है, जमींदार, जेलदार, ये जो उपाधियां हैं ये अब नहीं दी जाएंगी। राजा, महाराजा इत्यादि की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। अनुच्छेद नंबर 18 कहता है कि भारत सरकार की तरफ से 2 ही उपाधियां दी जाएंगी। वो होंगी एजुकेशनल डिग्री यानी कि शैक्षिक उपाधियां, और आर्मी डिग्री यानी कि सैनिक उपाधियां। आपको अगर मैं बताऊं, सैनिक उपाधियों में कुछ चक्र आते हैं, जैसे वीर चक्र, महावीर चक्र या कीर्ति चक्र या फिर परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इस प्रकार से। तो जब ये आएंगे तो इसको कहा जाता है हमारी आर्मी संबंधी उपाधियां। एजुकेशनल जो डिग्री हैं, एजुकेशनल डिग्री के अंदर जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री इत्यादि, इस प्रकार के जो हैं उपाधियां, ये भारत सरकार के द्वारा दी जाएंगी। तो अनुच्छेद नंबर 18 से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत रत्न या फिर पद्म भूषण, पद्मश्री कौन से अनुच्छेद के द्वारा यह व्यवस्था की गई है? तो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 18। कानून के सामने सब समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है।
चाहे कोई किसी पद पर हो, ऊंचे पद पर हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, तो सभी के लिए कानून एक ही होगा। अंग्रेजों के शासनकाल की तरह नहीं है कि उनको बख्श दिया जाएगा और केवल भारतीयों पर अत्याचार होंगे, ऐसा नहीं है। जाति के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता होगी। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद नंबर 16। लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग है, उनको आरक्षण दिया जाएगा। उस आरक्षण को भी इसका समानता का ही हिस्सा मान लिया जाता है, क्योंकि लंबे समय से वो पिछड़े वर्ग में रहे हैं। उनको समान लाने के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद उसके बाद फिर अगला जो आपका मौलिक अधिकार था, दूसरे नंबर पर जो हमारा मौलिक अधिकार था वो था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा था? स्वतंत्रता का अधिकार। जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, ये कहां से कहां तक था? अनुच्छेद नंबर 19 से अनुच्छेद नंबर 22 तक था। तो अनुच्छेद नंबर 19 में आ जाता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता आती है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। जैसे 19A में कैसी स्वतंत्रता आएगी? विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। 19B में आ जाएगी कोई भी सभा करने की स्वतंत्रता, रैली करने की स्वतंत्रता। 19C के अंदर आ जाएगा कोई भी संगठन बनाने की स्वतंत्रता, जैसे कोई मजदूर यूनियन, किसान यूनियन इत्यादि। उसके बाद 19D में आ जाएगा भारत के किसी भी हिस्से में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। तो भारत के किसी भी हिस्से में घूमने फिरने की स्वतंत्रता 19D में। 19E जो है इसमें आता है भारत के किसी भी हिस्से के अंदर निवास करने की स्वतंत्रता। 19F जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ करती थी संपत्ति की स्वतंत्रता। कौन सी होती थी? संपत्ति की। अब नहीं है। 19F इसको समाप्त कर दिया है। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन से इसको जो है समाप्त कर दिया, संपत्ति की स्वतंत्रता को। तो 19G में है अब ये कौन सी स्वतंत्रता है? कि कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कोई भी बिजनेस करने की, अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद नंबर 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 है। पहले 7 प्रकार की हुआ करती थी, जो कि 19F होता था। ये अब नहीं है। संपत्ति की स्वतंत्रता होती थी 44वें संविधान संशोधन से, इसे समाप्त कर दिया। राइट टू स्पीक 19A बोलने का अधिकार। अगर हमें कोई आंदोलन करना है, हड़ताल करनी है, सरकार से रोष प्रदर्शन करना है, तो हमें करने का अधिकार है। राइट टू स्पीक है किसमें लिखा है? 19A में हमें यह बताया गया है। हम कहीं पर भी कोई सभा कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। किसान यूनियन है, विद्यार्थी यूनियन है, व्यापारी यूनियन है। ये वो यूनियंस होती हैं जो दबाव समूह का कार्य करती है। चलो आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। उसके बाद फिर देखिएगा अनुच्छेद नंबर 20 जो है, अनुच्छेद नंबर 20 में क्या आएगा? इसमें आएगा दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 20 में क्या आ जाएगा? दोष सिद्धि। अनुच्छेद नंबर 20 में आएगा दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। दोष सिद्धि की स्वतंत्रता। तो दोष सिद्धि की स्वतंत्रता क्या कहती है? कि किसी भी अभियुक्त को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बाध्य
नहीं किया जा सकता। अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है और जबरदस्ती उस पर मारपीट करके ये कहे कि कबूल करो कि तुमने ही ये गुनाह किया है, तो उसे ऐसा कहने का जो है, ऐसा कहलवाने का, प्रेशराइज करने का अधिकार जो है वो पुलिस को नहीं है। अनुच्छेद नंबर 2, सॉरी, अनुच्छेद नंबर 20 का दूसरी बात कि कोई भी अपराधी है, अपराधी को सजा एक बार मिलेगी। एक अपराध की जो सजा है उसे वो केवल एक बार मिलेगी। और तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि भाई अपराधी ने जिस समय कोई अपराध किया है तो उसको समय के अनुसार सजा मिलेगी। किसके अनुसार मिलेगी भाई? समय के अनुसार सजा। जिस समय पे अपराध किया है उस अपराध की जो सजा उस वक्त है, अपराध करने के समय है, वही सजा मिलेगी। बाद में बढ़ी हुई सजा नहीं मिल सकती है। उसके बाद फिर आता है अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या आएगा? 21 में आएगा जीवन का अधिकार। क्या जाएगा जी? जीवन का अधिकार आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 21 में। तो जीवन के अधिकार में बहुत सारे अधिकार आते हैं। कौन कौन से? जैसे विवाह का अधिकार जीवन के अधिकार में, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार है, विवाह का अधिकार है। तो हम जिस मर्जी से विवाह कर सकते हैं 18 साल का होने के बाद। विदेश की यात्रा कर सकते हैं, सरकार नहीं रोकेगी। और 21 ए में हमारे पास आता है, 21 ए में आता है जो कि जीवन से ही जुड़ा हुआ है, एजुकेशन राइट, शिक्षा का अधिकार। एजुकेशन राइट, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का जो अधिकार है ये है क्या? 6 से 14 साल तक की एज के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा, कैसी शिक्षा? इनको निःशुल्क शिक्षा, तो शिक्षा का अधिकार है। इसके अलावा 21 ए में हमें स्वच्छ पर्यावरण का भी अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण जीवन में ही आता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। इसीलिए पोल्यूशन फैलाने वाले जितने भी वाहन होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि हमें स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। कोई ऐसी फैक्ट्रीज जहां से पोल्यूशन क्रिएट होता है उसके खिलाफ भी जो है वो कंप्लेंट्स दर्ज करवाई जा सकती हैं। ये हमारा अधिकार था। उसके बाद तो अनुच्छेद नंबर 22, उसके बाद आ जाता है हमारा अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22 हमें कहता है कि निवारक नजरबंदी का अधिकार। इसमें हमें कौन सा है? निवारक नजरबंदी के संबंध में अधिकार। निवारक नजरबंदी के संबंध में अधिकार। तो अनुच्छेद नंबर 22 कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को नजरबंद भी कर लिया है, नजरबंद, कई बार क्या होता है कि नजरबंद जो होता है किसी को 3 महीने के लिए नजरबंद किया जाता है, ज्यादा भी किया जा सकता है। तो नजरबंदी के समय पर भी उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार उससे छीने नहीं जाएंगे। मौलिक अधिकारों की उस समय प्रॉपर जो है उसकी रक्षा की जाएगी। तो ये मौलिक अधिकार हैं हमारे। उसके बाद तो हमारा फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात करेंगे अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा अधिकार है, तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध
अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक है। अनुच्छेद नंबर 23 से अनुच्छेद नंबर 24। तो अनुच्छेद नंबर 23 जो है और अनुच्छेद नंबर 23 में है कि जी देखो, बलात् श्रम एक दंडनीय अपराध है। बलात् श्रम, बलात् श्रम एक अपराध है जिसमें आ जाएगा जबरन मजदूरी। अगर जबरदस्ती फोर्स करके आप किसी से मजदूरी करवा रहे हो, या फिर देह व्यापार, क्या आ जाएगा, देह व्यापार। तो जबरन मजदूरी, देह व्यापार दंडनीय अपराध है। न्यूनतम मजदूरी सभी का अधिकार है। अगर हम किसी से काम ज्यादा करवाते हैं और उसकी मजदूरी उसको नहीं देते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद नंबर 24 जो है, इसमें है कि बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। जो बाल श्रम है वो क्या है, एक दंडनीय अपराध है। बाल श्रम एक दंडनीय अपराध, बाल श्रम एक दंडनीय अपराध है। तो बाल श्रम, बाल कौन से होते हैं, 6 से लेकर के जो 14 साल तक की एज के बच्चे हैं, अगर वो किसी खतरनाक जगह पर कार्य कर रहे हैं, खतरनाक जगह यानी कि कोई ऐसी फैक्ट्री जहां पर उनकी जान जा सकती है, तो वहां पर जो है उन ओनर के खिलाफ, जहां वो काम कर रहे हैं, वहां पर एक्शन लिया जाएगा जी। उसके बाद फिर हमारा आता है, 4th नंबर पर आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या जाएगा जी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है हमारा अनुच्छेद नंबर 25 से अनुच्छेद नंबर 28। अब आप देखो कि अनुच्छेद नंबर 25 में क्या है। अनुच्छेद नंबर 25 में आ जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसकी, अंतःकरण, इंटरनल सोल। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता आ जाएगी, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, जैसे कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है हमें। मुसलमानों को दाढ़ी रखने का अधिकार, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार और सिखों को पग रखने का अधिकार, वो सारा अनुच्छेद नंबर 25 में आता है कि जिस भी धर्म को हम मानते हैं हम उसमें जा सकते हैं, हम धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 26, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार, यानी कि कोई भी एक संस्था अपने धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन कर सकती है। अनुच्छेद नंबर 27, सभी धार्मिक संस्थाएं टैक्स फ्री होंगी। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो क्या होंगी, टैक्स फ्री होंगी। कैसी होंगी, टैक्स फ्री होंगी। उसके बाद फिर आ जाता है अनुच्छेद नंबर 28। 28 कहता है कि सभी प्रकार के, सभी प्रकार, सभी प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज जो हैं उनमें विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। ऐसी नहीं जा सकती, विशेष जो धर्म है, विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, निजी में दी जा सकती है। देखो,
छेद नंबर 25 में कहा गया कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। दाढ़ी रखने का अधिकार मुसलमानों को, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, सिखों को केस रखने का अधिकार। सभी प्रकार की जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपनी धार्मिक प्रॉपर्टी का प्रबंधन कर सकती हैं, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जैसे कि मंदिरों की कमेटी, जैसे शिरडी मंदिर, उसका प्रबंधन कुछ एक कमेटीज करती हैं। अनुच्छेद नंबर 27 कहता है कि कितना भी पैसा आ जाए धार्मिक संस्थाओं के पास तो के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक संस्थाओं के लेन देन पर कोई टैक्स नहीं होगा। 28 कहता है अनुच्छेद के सरकारी स्कूल कॉलेज जो राज्य सरकार द्वारा पोषित हैं उनमें किसी विशेष प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। हाँ, जो निजी हैं उनमें कुछ हद तक दी जा सकती है, निजी में दी जा सकती है। उसके बाद पांचवा जो हमारा अधिकार है वो है, पांचवा है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। पांचवा जो अधिकार है हमारा वो है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। अब जो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक है। 29 के अंदर है धार्मिक जितनी भी सांस्कृतिक हमारी संस्थाएं हैं सरकार उनको संरक्षण प्रदान करेगी और इन सांस्कृतिक संस्थाओं को प्रदर्शन करने का पूरा पूरा अधिकार है। ये जो संस्थाएं होंगी सांस्कृतिक संस्थाएं यहाँ किसके राइट को दिखाती हैं? अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। जितने भी माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में कुछ ना कुछ लोग माइनॉरिटीज में हैं, अल्पसंख्यक हैं। तो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने का पूरा पूरा अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 30 कहता है। अनुच्छेद नंबर 29 में कहा गया है कि इनको अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने से रोका नहीं जाएगा बल्कि सपोर्ट किया जाएगा। सरकार, राज्य सरकारें यहाँ इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगी। तो अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक शिक्षा का यह अधिकार है। इसके बाद फिर 6 नंबर पर आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर आ जाएगा जी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन सा अनुच्छेद होगा? ये अनुच्छेद होगा 32, आर्टिकल 32 होगा अनुच्छेद नंबर 32। ये वही है जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा। भीमराव अंबेडकर जो हैं इन्होंने इसे कहा है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा इन्हें कहा है। तो ये जो हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 जो है ये उपर्युक्त जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं तो उन सब की रक्षा करता है। रक्षा करने के लिए क्या करेगा? रक्षा करने के लिए इसमें 5 प्रकार की रिट हैं। ये कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर एक रिट आती है अधिकार परीक्षा। कौन सी रिट आएगी? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा लेख। लेख को बोला जाता है रिट बोल दिया जाएगा, जिसको हम कह देंगे क्यू वारंटो। क्या बोल देंगे इंग्लिश में? इसको हम कह देंगे क्यू वारंटो बोल देंगे इंग्लिश में, क्यू वारंटो। तो बताएंगे क्या होते हैं ये। उसके बाद आता है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर अगर नेक्स्ट जो रिट है वो आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आएगी जिसको कह देंगे हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस ये रिट का नाम है। तो तीसरे नंबर पर जो यहाँ पर रिट आएगी वो आएगी मैंडामस, मैंडामस
मैंडामस को कह देंगे जी हम परमादेश। क्या बोल देंगे? परमादेश। और फिर जो फोर्थ नंबर पर हमारी रिट आएगी उसको हम कह देंगे, फोर्थ नंबर की जो रिट है उसे हम कह देंगे सेरेटोरी, यानी कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। और पांचवी जो रिट आएगी वो आ जाएगी प्रोविजन, PROVISION, जिसको कि हम कह देंगे प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट हैं जिसके माध्यम से अनुच्छेद नंबर 32 जो है ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो जब कोई सरकारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करे तो उसको कौन सी रिट जारी करता है? कोर्ट क्यू वारंटो। हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। मामला राज्य के अंदर का है, हाई कोर्ट जारी कर देगा। सुप्रीम कोर्ट के दायरे का है तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगा। उसके बाद है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी भी अभियुक्त को 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए पुलिस अरेस्ट करती है तो लॉकअप में बंद रखती है, कोर्ट में पेश नहीं करती, तो उसके खिलाफ जारी होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। मैंडामस परमादेश क्या होता है? जब कोई सरकारी अधिकारी अपने काम को, अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से नहीं करता तो कोर्ट उसको कौन सी रिट जारी करती है? परमादेश, के भाई अपना काम सही तरीके से करें आप। उत्प्रेषण जो रिट होती है ये बड़े न्यायालय छोटे न्यायालयों को जारी करते हैं जब लंबे समय से कोई केस पेंडिंग हो, कोई मामले पेंडिंग पड़े हों, तो बड़े कोर्ट उनको वापस अपने पास बुला लेते हैं कि भाई हमारे पास इनको भेज दीजिए। फिर होती है प्रोविजन। तो जब कोई भी निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मामलों पर निर्णय सुना देता है तो बड़े कोर्ट निम्न न्यायालयों को रिट जारी करते हैं प्रोहिबिशन। तो इस प्रकार से अनुच्छेद नंबर 32 जो है ये 5 प्रकार की रिट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने अनुच्छेद नंबर 32 को कहा था कि ये मौलिक अधिकारों की आत्मा है। यहाँ पर हमने लगभग कितने मौलिक अधिकारों को यहाँ पर हमने पढ़ा? हमने यहाँ पर लगभग मौलिक अधिकारों के बारे में बात की। 6 मौलिक अधिकार हमने करे हैं और भारतीय संविधान के कितने भाग को कंप्लीट किया है? 3 भागों को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं भाग नंबर 4A, अधिकारों के साथ साथ गार्नर ने कहा था कि अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य जो हैं वो भी बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से भारतीय संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था और उसके लिए किया गया था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में। और उस समय कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, जिसमें है कि हमारे राष्ट्रीय स्मारकों का हमें पालन करना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, राष्ट्रगीत का जो पालन करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना, वो हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये सब आ जाते हैं इसमें। तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इस समय जोड़े गए 10 थे। तो प्रारंभ में 10 थे, अब कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, ये जोड़ा गया था, अलग से जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इस समय जोड़ा गया था ये। ठीक है जी। तो मौलिक कर्तव्य हमारे कौन कौन से होते हैं? ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रगान का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। और अगर हम यहाँ पर बात करें थोड़ा और आगे, और इसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा है, तो भारत का जो संविधान है ब्रिटेन कहाँ कहाँ से हमने लिया है,
ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने ली है संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के हम इसको कह सकते हैं स्रोत, क्या बोल सकते हैं, स्रोत बोल सकते हैं। तो ब्रिटेन से हमने ली है संसदीय शासन प्रणाली। फंडामेंटल राइट जो अभी अभी हमने पूर्ण किए, ये लिए हैं हमने अमेरिका से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में है और अनुच्छेद 51 में है, तो ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं। भारत में एकल नागरिकता है, तो यूएसए जैसी दोहरी नहीं है। ठीक है जी। तो ये सारे के सारी जो है हमने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो ये भारतीय संविधान के स्रोत है। यह भी हमने ब्रिटेन से ली है। नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का, एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने इस देश के संविधान से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ये हमने नागरिकता के टॉपिक में डिस्कस किया था अभी सारा। उसके बाद तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, इसको बच्चों के अंदर विकसित करना हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारे बच्चे अंधविश्वास की तरफ ना बढ़े। तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर हमने सीधे डायरेक्टली जो है यहाँ इन चीजों को पूर्ण किया है। किस किस को पूर्ण किया हमने? भाग नंबर 1 को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, जिसमें भारत की संरचना थी अनुच्छेद नंबर 1 से अनुच्छेद नंबर 4। नागरिकता को हमने पूर्ण किया 5 से 11। यहाँ पर हमने मौलिक अधिकारों को किया 12 से 35 तक। उसके बाद भाग नंबर 4 ए कर्तव्य जो हैं, ये हमने किए, जो कि हमारे कौन से में है? 51 ए के अंदर हैं। तो ये सभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। लगभग लगभग ये हमारा यहाँ पूर्ण होती है क्लास, जिसमें हमने एक नहीं, दो नहीं, भारतीय संविधान के कितने पार्ट यहाँ पर कंप्लीट किए हैं? डिटेल में 4 पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं अनुच्छेद के साथ। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, तो अन्य भागों के साथ फिर अगली क्लास में रूबरू होंगे। और ये कक्षा आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।